नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक अहम हिस्से पर गहराई से बात करने वाले हैं। अस्थि धातु मतलब हमारे शरीर का जो बोन टिश्यू है। जी। जैसे किसी बिल्डिंग की मजबूती उसके सरियों पर, उसके लिंटर पे निर्भर करती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर का जो ढांचा है उसकी मजबूती अस्थि धातु पर टिकी है। सही कहा। तो चलिए पर आज समझते हैं कि आयुर्वेद अस्थि धातु को कैसे देखता है, ये बनती कैसे है, इसके काम क्या क्या हैं और आयुर्वेद में इसे कितने प्रकारों में बांटा गया है, और सबसे जरूरी शरीर में इसका संतुलन या असंतुलन सेहत के बारे में क्या बताता है। जी, तो देखिए, आयुर्वेद में शरीर को 7 धातुओं की एक श्रृंखला माना गया है। मतलब एक के बाद एक बनने वाले टिश्यूज। हाँ, धातु क्रम। जी, धातु क्रम। और हर धातु अगली धातु को बनाती भी है और पोषण भी देती है। मेदो अस्थि जायते। मेदो अस्थि जायते। हाँ, यानी अस्थि धातु अपनी पिछली धातु मेद धातु मतलब फैट टिश्यू उससे बनती है। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हड्डियों की मजबूती सिर्फ कैल्शियम पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे मेटाबॉलिज्म पर, हमारे फैट टिश्यू की क्वालिटी पर भी निर्भर करती है। ये तो बिल्कुल अलग सोच है। बिल्कुल, कि जब मेद धातु ऊष्मा के संपर्क में आती है, ऊष्मा मतलब मेटाबॉलिक अग्नि या कह लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, तो वो ठोस होकर मजबूत होकर अस्थि यानी हड्डी का रूप लेती है। समझ गया। तो ये तो हुई बनने की बात। अब इसके काम क्या है? शरीर को आकार देना, सहारा देना, ये तो जाहिर है। हाँ। वो तो पहला और सबसे मुख्य काम है। लेकिन इसके अलावा महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करना भी इसका एक बहुत अहम काम है। जैसे कपाल यानी हमारी खोपड़ी, वो हमारे मस्तिष्क की रक्षा करती है। सही। और पसलियां, रिब केज, वो हमारे दिल और फेफड़ों को सुरक्षित रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा काम है अगली धातु यानी मज्जा धातु, बोन मैरो, उसको पोषण देना। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, ये बात तो है, एक पूरी चेन है। अच्छा, तो शरीर को ढांचा तो मिल गया, पर क्या ये ढांचा हर जगह एक जैसा है? मेरा मतलब है, क्या सारी हड्डियां एक जैसी होती हैं? 5 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। 5 प्रकार? कौन कौन से? पहली है कपाल अस्थि। ये चपटी हड्डियां होती हैं, ज्यादा मोटी नहीं होती, जैसे खोपड़ी की हड्डी या घुटने के जोड़ की पटेला हड्डी। अच्छा, फ्लैट बोन्स। जी। दूसरी है तरुण अस्थि। ये थोड़ी नरम होती हैं, कार्टिलेज जैसी, लचीली। जैसे नाक या कान की हड्डी। बिल्कुल। नाक, कान, गले में जो कार्टिलेज होता है वो तरुण अस्थि है। ठीक है। और बाकी 3? तीसरा प्रकार है वलय अस्थि। वलय मतलब गोलाकार या घुमावदार, जैसे हमारी पसलियां हैं या पीठ की, कमर की हड्डियां, कि ये व्यायाम या जरूरत के हिसाब से ढल सकती हैं। अच्छा, ये तो नई बात है। और चौथा प्रकार? चौथा है नलक अस्थि। ये लंबी हड्डियां होती हैं, जैसे हाथ और पैर की। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डियां इसी प्रकार में आती है। ठीक है, तो ये 4 हो गई, कपाल, तरुण, वलय और नलक। 5वीं कौन सी है? दांतों के लिए चक्र अस्थि शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, और ये बताया गया है कि आयुर्वेद दांतों को भी अस्थि का ही एक प्रकार मानता है। तो ये तो हुए हड्डियों के प्रकार। अब बात करते हैं संतुलन की। अगर किसी की अस्थि धातु संतुलित है तो उसके क्या लक्षण होंगे? जब अस्थि धातु संतुलित होती है तो शरीर मजबूत होता है। ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, परिश्रमी। हाँ। उसकी हड्डियां, दांत, नाखून, बाल सब मजबूत होते हैं और उसमें एक उत्साह बना रहता है। मतलब जो काम शुरू करता है उसे पूरा करने की लगन होती है। ये तो अच्छी बात है। पर अगर संतुलन बिगड़ जाए तो? मान लीजिए अस्थि धातु कम हो जाए, जिसे आयुर्वेद में क्षय कहते हैं। हाँ, अस्थि क्षय। इसके लक्षण जैसे जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द होना। आर्थराइटिस जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। काम करने की इच्छा या क्षमता में कमी आ सकती है। नाखून बहुत आसानी से टूटने लगते हैं। बाल झड़ने लगते हैं, चाहे सिर के हों, दाढ़ी के हों या शरीर के किसी और हिस्से के। ठंड ज्यादा महसूस होती है ऐसे लोगों को, और वात रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। वात रोग मतलब दर्द, सूखापन, अकड़न वाले रोग? जी बिल्कुल। ये जो बाल झड़ना या नाखून टूटना है, ये तो बहुत आम शिकायत है आजकल। शायद इन्हें इस नजरिए से भी देखना चाहिए। अच्छा, और अगर अस्थि धातु बढ़ जाए, मतलब वृद्धि, ये कैसे हो सकता है? हड्डी बढ़ना? हाँ, ये भी एक असंतुलन है, अस्थि वृद्धि। इसके लक्षण भी बताए गए हैं, जैसे एड़ी में दर्द होना, जिसे हील्स पर कहते हैं, वो हड्डी बढ़ने की वजह से हो सकता है। अच्छा। या फिर सामान्य से ज्यादा दांत निकल आना, जिसे अधिदंत कहते हैं, या शरीर में कहीं पर हड्डी का अतिरिक्त बढ़ जाना, अध्यस्थि। और शरीर पर ज्यादा बाल होना? जी, शरीर पर ज्यादा या अनचाहे बाल होना भी अस्थि वृद्धि का एक संकेत माना। तो संक्षेप में कहें तो कि आयुर्वेद
अस्थि धातु को मेद धातु से बना हुआ मानता है। इसके अपने प्रकार हैं, खास काम हैं, जैसे सहारा देना, सुरक्षा करना और अगली धातु को पोषण देना। बिल्कुल। और इसके संतुलन या असंतुलन के शरीर पर स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये अगली धातु यानी मज्जा को पोषण देती है, और मज्जा धातु हमारे रक्त निर्माण और इम्यूनिटी के लिए कितनी जरूरी है ये हम जानते हैं। तो ये पूरी प्रणाली एक दूसरे पर निर्भर करती है। हाँ, और इसी निर्भरता पर एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर अस्थि धातु का स्वास्थ्य पिछली धातु यानी मेद पर निर्भर करता है और वो अगली धातु यानी मज्जा को प्रभावित करती है, तो क्या हमें अपने स्वास्थ्य और खान पान को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है? सिर्फ ये सोचने के बजाय कि हड्डियों के लिए कैल्शियम खा लो, क्या हमें इन धातुओं की आपसी निर्भरता को समझना चाहिए?